ये जो दलील है फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट, हम्म। आप क्या समझते हैं कि क्या ये अब्राहमिक विलियम क्रेग लेन वगैरह तो पेश करते होंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम उलमा इस साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट को बुनियादी दलील की हैसियत देते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक। अच्छा, आपके नजदीक जो मुस्लिम उलमा हैं वो खुदा के वजूद के ऊपर किस दलील को बुनियादी हैसियत देते हैं? कुछ है इल्म? हम क्योंकि जब ये हमारी दलील बुनियादी नहीं है, यानी हम ऐसा नहीं है कि विलियम क्रेग जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं। हमारा जो दीन है वो साइंस के ऊपर रिलाय करता ही नहीं है, क्योंकि साइंस आज कुछ कहती है कल कुछ और कहेगी। आप उसके ऊपर 10 मतलब किस्म के आपकी क्रिटिसिज्म कर आवाज मुझे देंगे। नहीं आ रही है, आप बात कर रहे हैं कुछ? जी मैं बात कर रहा हूँ। अबुल आला साहब, आप कैसर भाई, अब्दुल मादरी कैसर साहब भाई मुझे सुन आप, पा रहे हैं? हाँ आपकी आ रही है मुफ्ती साहब। कैसर भाई आपको आ रही है मेरी आवाज? आपके यहाँ परेशानी है मेरे ख्याल से, कैसर भाई। कैसर भाई को आवाज जी, नहीं आ कैसर रही है। भाई की वीडियो भी रुकी हुई है, कुछ उनके यहाँ इंटरनेट का हम्म, मसला है। नहीं वीडियो नहीं रुकी है, उनका ऑडियो का शायद प्रॉब्लम मेरे है। एंड पे कोई प्रॉब्लम हो। हम्म। अच्छा, अब सुन आपका पा रहे हैं आप? वीडियो तो आ रहा। जी जी, अब आ रही है आवाज आपकी। अच्छा जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था अबुल मादरी साहब कि जो आपने आर्ग्यूमेंट लिया है, खुसूसन चूंकि आप एक मुस्लिम चैनल के ऊपर आए हैं, तो ये हमारा बुनियादी आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। हालांकि हम इसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन बुनियादी आर्ग्यूमेंट वो होता है कि जिसके ऊपर हमने अपना अकीदा बिल्ड किया है। कोई भी ऐसी दलील के जिसकी बुनियाद साइंस हो, वो हमारा बुनियादी आर्ग्यूमेंट कभी हो ही नहीं सकता, चूंकि ये हम साइंटिज्म को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने जो आर्ग्यूमेंट पेश किया वो पेश किया जो हमारा बुनियादी नहीं है। अब आप मुझसे मैं पूछ रहा हूं कि हमारा बुनियादी आपके इल्म में कोई है आर्ग्यूमेंट? हाँ नहीं, मेरे इल्म में है, पर मैं उधर मतलब हाँ ये है, आप बताइए मेरे को। आप अगर मसलन 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 ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। ये दो हम ये कह सकते हैं कि अहम तरीन आर्ग्यूमेंट्स हैं अशरी क्रीड में। तो अब मुझे हाँ नहीं, बताइए कि इसमें। देखिए हाँ, ये जो कलाम कॉस्मोलॉजिकल जो है वो आया है एरिस्टोटल से। ठीक है, वो कहीं से भी आया हो, लेकिन उसको वो कलाम इसलिए कहा जाता है चूंकि उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया है। वो मॉडिफिकेशन इमाम गजाली ने किया है। हाँ अल वो गजाली बिल्कुल ने आया किया है हुआ है। पहले से, लेकिन इसी वजह से अल उसका नाम गजाली कलाम से पहले, कॉस्मोलॉजिकल है क्योंकि उसके अंदर मॉडिफिकेशन मुसलमानों ने किया है। अल गजाली से पहले अलकिंडी ने किया था इसमें काम, फिर उसके ओके, बाद अल चलिए मैं गजाली कहता ने हूं किया। अलकिंदी ने किया, किसी ने भी किया होगा। हम्म। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये दो आर्ग्यूमेंट्स, ऑन्टोलॉजिकल एंड कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, अशरी की रीत के बुनियादी आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब आप राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम, अगर आपने इसके ऊपर तहकीक की है तो कोई पाते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम देखते हैं? क्योंकि आपने जो मुझे मेरे, आर्ग्यूमेंट दिया वो मेरा है ही नहीं। ठीक है चलिए, तो इस बात पे अपन मान लें कि फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट वीक है। आपके सामने भी मैंने जो दलीलें पेश की है हाँ, उसके मुताबिक। अगर मैं आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट बनाऊंगा, और मैंने बाकायदा इसके ऊपर एक लेक्चर भी दिया है, तो फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट को मैंने सबसे आखिर में रखा है, ओके चलिए, ठीक है ठीक है। चूंकि उसकी बुनियाद साइंस है इसलिए। जी, ठीक है, फिर कलाम कॉस्मोलॉजिकल पे यानी यानी थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस कायनात में फाइन ट्यूनिंग नहीं है, ये जरा मैं इसको क्लियर कर दूं, लेकिन जो फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट दिया जाता है उसकी बेस साइंस है। जी, अब आप कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पे आ जाएं। ठीक है, तो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट में जो प्रॉब्लम है वो प्रेमिसेस में है उसके प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, ठीक है। मैं आर्गुमेंट आपके सामने रख देता हूँ ताकि जी प्लीज। ऑडियंस ऑडियंस को मालूम चल जाए एग्जैक्टली। हाँ। तो आर्गुमेंट इस तरह, व्हाटएवर बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज। ठीक है, ये फर्स्ट प्रेमिस है। सेकंड जी, प्रेमिस इसका है, द यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट। ठीक है, ओके। तो ये दो फर्स्ट एंड सेकंड प्रेमिसेस मिलके इसका थर्ड जो कंक्लूजन आता है वो ये है कि देयरफॉर द यूनिवर्स हैज अ कॉज। therefore the universe has a cause। जी, तो इसमें परेशानी ये है कि चलो एक बार के लिए हम मान भी लें, मैं अभी पहले उल्टा शुरू कर रहा हूँ, मान भी लें कि चलो यूनिवर्स हैड अ कॉज, हाँ, राइट। लेकिन उसमें शऊर कैसा आया है ना? हाँ, ये एक सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम है। अब आप पर देखिए, आपके कहने से उससे पहले पहले मैंने भी, आपका एतराज नकल कर दिया। जी। हाँ नहीं जी, मतलब वो मैं उस पे अपन बाद में आएंगे, पर उससे पहले जो जी। है वो ये है कि whatever begins to exist has a cause, हम्म, राइट। हम्म। ये हम कैसे मालूम करेंगे? ये अच्छा, इस प्रेमिस को कैसे आप वेरीफाई करेंगे? हाउ वुड यू वेरीफाई दिस प्रेमिस? इसको वाईफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है
कि इसको आप ब्रेक करें इस तरीके से कि कोई ऐसी मिसाल दें कि जिसका एग्जिस्टेंस हुआ हो और बगैर कॉज के हुआ हो। इसको साबित कर दीजिए, ये पैरामिस टूट वो जाएगा। तो वो फिर ह्यूमियन इंडक्शन के तौर पे तो वो खारिज हो जाएगा, राइट? ह्यूमियन इंडक्शन के तौर पे वो खारिज हो हाँ, जाएगा, बिल्कुल ठीक है। वो एतराज जो आप पेश कर रहे हैं, किस तरीके से? क्योंकि हाँ, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हमें आज तक कोई ऐसी मिसाल नहीं मिली कि हम्म, जिसमें कोई चीज बिना कॉज के आई हो, इसलिए हम मान लेते हैं कि कोई भी चीज नहीं हो सकती, राइट? वो एक आई थिंक ब्लैक स्वान फैलेसी या ऐसा कोई आई थिंक हाँ, मतलब ये कि वो है। आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन है, ये ब्लैक स्वान फैलेसी बोलते हाँ हैं उसको, ठीक है। हाँ, राइट। तो ये हम्म। परेशानी वहाँ बहुत गहरी है उस इसमें, कि since you haven't exhausted all the possible worlds to see whether anything could come from मेरे भाई, आप ये समझते हैं कि जो डेविड ह्यूम का जो ये नजरिया है, ये गलत है, आप इसको गलत समझ रहे हैं, इसलिए कि अगर आपने इसको गलत माना तो डार्विनियन एवोल्यूशन का तो खात्मा है। हाँ नहीं, मैं गलत नहीं मान रहा हूँ। देखो, डार्विनियन इवोल्यूशन जो है वो एकदम लॉफ्टी क्लेम्स तो नहीं है कि ये पक्का भाई वजूद आप में ये आया देखें है। कि इल्हाद की जो बुनियाद है वो डार्विनियन एवोल्यूशन है, नहीं, इल्हाद डार्विनियन उसी पर खड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा तो मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है कि ऐसा ही इवोल्यूशन है, के इसलिए कि अलावा। आप उसको देखें, क्या नाम है उसका, रिचर्ड डॉकिंस, उसने अपनी किताब में डार्विनियन एवोल्यूशन के ऊपर तो सबसे ज्यादा जोर दिया है खुदा का इनकार करने के लिए। वो तो हाँ भाई नहीं, मैं इमामुल मलाहिदा है। अब उसकी बात भी ये आप नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? देखिए, एवोल्यूशन तो आप भी बिलीव करते हैं, मेरे ख्याल से कैसर भाई ने भी कहा है, अगर मैं मैंने गलत नहीं बोल रहा डार्विनियन हूँ तो एवोल्यूशन का नाम लिया है, एवोल्यूशन की बात नहीं हो रही है, डार्विनियन एवोल्यूशन। नहीं, और मेरे अल्फाज पे गौर कीजिए। डार्विनियन एवोल्यूशन का एक पार्ट मैं बोल रहा हूँ, आप मानते हैं, और वो है मैक्रो मेरा एवोल्यूशन, मेरा पॉइंट सॉरी, मेरा पॉइंट माइक्रो ये था कि एवोल्यूशन। अगर आपने डेविड ह्यूम के इस उसूल को रिजेक्ट कर दिया, आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन को, तो आपको दस्तबरदार होना पड़ेगा डार्विनियन एवोल्यूशन से। आर यू रेडी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी डिडक्टिव आर्गुमेंट में अगर कोई इंडक्टिव आर्गुमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, तो जो उसका जो डिडक्टिव जो रिजल्ट है, दैट इज इनवैलिड। समझ रहे हैं आप? मैं बिल्कुल समझ गया हूं, लेकिन मैं आपने कह रहा हूँ कि हाँ वेटेज ऑफ एन आर्गुमेंट, वो हम्म, डिपेंड करता है कि उसको आप कितना वेटेज दे रहे हैं। सिंस इन अ डिडक्टिव आर्गुमेंट यू आर यूजिंग एन इंडक्टिव आर्गुमेंट, इंडक्टिव प्रेमिस, अगर आपका वो इंडक्टिव प्रेमिस प्रूव नहीं हुआ 100%, तो इसका मतलब हम्म। आपका डिडक्शन फेल हो गया बेसिकली। चलिए, मैं आपकी इस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करके आगे चलता हूं। मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज है कि जिसका आगाज नहीं हुआ है और हमें पता नहीं है, ठीक है? ये तो आप कहना चाह रहे हैं ना, चूंकि बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन कोई ऐसी चीज हो सकती है जो हमें पता ना हो, लेकिन इट नेवर बिगेन टू एग्जिस्ट, राइट? एम आई क्लियर? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो है सकता ना? है। चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि कोई ऐसी चीज है जो हमें नहीं मालूम, हो सकता है कि आगे चलकर हम डिस्कवर करें कि इट नेवर बिगेन टू एग्जिस्ट एंड इट्स पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक? तो अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो चीज इटर्नल है, राइट? ओके, मैं आपके साथ चल रहा हूँ अच्छा, अभी थोड़ा। ठीक है। अब अगर वो इटर्नल है, चूंकि इफ इट नेवर बिगेन टू एग्जिस्ट, इट मीन इट ऑलवेज एग्जिस्टेड, तो वो इटर्नल है। अगर वो इटर्नल है तो फिर ये देखा जाएगा कि वो कॉज्ड हुआ, वो अनकॉज्ड इफेक्ट है, राइट? उसका कोई कॉज तो है नहीं। एम आई क्लियर अप टिल हियर? हाँ नहीं, वो फॉलोज बेसिकली जो भी हमारा प्रेमिस अच्छा, है, वी आर फॉलोइंग दैट अच्छा, प्रेमिस। अगर ऐसा होगा कि कोई चीज जो कायनात का हिस्सा हो और उसका कोई कॉज ना हो, तो इसी को हम इन्फिनिट रिग्रेस फैलेसी कहते हैं। तो क्या इन्फिनिट रिग्रेस फैलेसी लाजिम नहीं आएगी? नहीं, वो आप इन्फिनिट रिग्रेस की अलग बात कर रहे हैं, राइट? क्योंकि कायनात कहीं शुरू हुआ है, मान ले कायनात कहीं जहां से शुरू हुआ है, आप कह सकते हो कि वो कहाँ से आया, मे बी दैट इज इन्फिनिट, और मे बी कायनात खुद इन्फिनिट है बेसिकली। आई मीन, इट गोज थ्रू साइकिल्स ऑफ, तो फिर यही इन्फिनिट रिग्रेस है। इन्फिनिट इट्स रिग्रेस तो इम्पॉसिबल है। सिक्लिक यूनिवर्स जो है, वो कहना चाह रहा हूँ मैं। चाहे वो किसी भी तरह हो, इन्फिनिट रिग्रेस तो फैलेसी है। नहीं, कैसे और जो फैलेसी आप है? और जो आप ये कह मैं रहे हैं कि एक एक यूनिवर्स ने दूसरे यूनिवर्स को बढ़ दिया, तो क्या ये थ्योरी प्रूवन है नहीं, वो या ये एक हाइपोथेसिस यूनिवर्स, के दर्जे में है?
नहीं नहीं, ये हाइपोथेसिस की दर्जे में ही है अभी भी, और ये तो फिर रोजर पेनरोज की हाइपोथेसिस है, तो बट आप इस वो बुनियाद पर कैसे मैं यही excuse देना दलील दे चाहना सकते हैं? जी कैसर भाई। मैं मैं बस आप मुझसे कैरी ऑन कीजिए। मैं सिर्फ यही एक छोटा सा मैं कमेंट बीच में देना चाहूंगा कि रोजर पेनरोज की इस सिक्लिक आइडिया को आप मान रहे हैं कि ये एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है यूनिवर्स की, लेकिन रोजर पेनरोज के ही आइडियाज के जो आपने जिस प्रोबेबिलिटी को आगे कहा था कि हम नहीं मान सकते इसको बिकॉज हमें पता नहीं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है, ऑल्दो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा पर्टिकुलर मैथमेटिकल मॉडल है, वो भी रोजर पेनरोज की ही है जो आप बात कर रहे थे 10 टू द पावर ऑफ 123 की जो मास और एनर्जी की कैसर डिस्ट्रीब्यूशन भाई वो जो नंबर जो कंप्यूटेशन, सॉरी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया हूँ, नहीं, बोल सकता आप हूँ? कैरी ऑन कीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक तरफ आपके सामने एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसको आप गलत प्रूव कर सकते हैं बिकॉज ये फॉल्सिफाइबल है, इट्स वेरी प्रिसाइज, इट्स 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 123, लेकिन आप उसको रिफ्यूट करने के बजाय आप रोजर पेनरोज की दूसरा जो आइडिया है सिक्लिक कायनात का दोबारा एक साइकिल के अंदर बार बार उसका सामने आ जाना एंड देन यू कॉल इट बिग बाउंस और व्हाटएवर, वो साइंटिफिकली स्पीकिंग वेरीफाइबल भी नहीं है, फॉल्सिफाइबल भी नहीं है। यू आर टिल्टेड मोर टुवर्ड्स दैट, जबकि दूसरी तरफ आपके सामने नंबर्स हैं जिनको आप इजीली रिफ्यूट कर सकते हैं। नहीं कैसर भाई, पहली चीज़ तो इसमें ये जो प्रोबेबिलिटीज़ आपने बताई हैं, ये रोजर पेनरोज ने ये प्रोबेबिलिटीज़ आई थिंक 1990s के आसपास उनके पेपर में आई थी, ये जो आप 1/10 टू द पावर 10 टू द पावर 123 बता रहे हैं, राइट? पहली चीज़ तो ये। अब उसके बाद उनका कुछ इस पे व्यू चेंज हुआ है या नहीं, मेरे को नहीं आइडिया, मैंने नहीं पढ़ा है, ये तो नहीं सॉरी मैं इस बारे में नहीं कह सकता हूँ, राइट? ये नहीं ये हुआ। सिक्लिक यूनिवर्स वाली जो थियरी है उनकी, वो मोस्ट रिसेंट है, जितना मेरे को मालूम है वो 2016-17 के आसपास हाइपोथेसाइज्ड है वो, तो वो लेटेस्ट है, राइट? और दूसरी ये चीज़ है कि मैंने लेकिन ये रोजर दोनों पेनरोज से ये कभी नहीं एक कंपीटिंग चीजें नहीं मैं है, पूरा कर लूँ, ये सॉरी। चीज ये कंपीटिंग आइडियाज नहीं है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले कहा और बाद में उन्होंने नई चीज कही और वो उससे उनकी पोजीशन अपडेट हो गई। ये दो अलहदा अलहदा चीजें हैं। जब वो ये बात कर रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द 123 है, तो वो ये नहीं कह रहे कि ये कायनात बनने की प्रोबेबिलिटी है, वो ये कह रहे हैं कि ये मैस और एनर्जी की इस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी है जिसके बगैर इंसान की जिंदगी वजूद में नहीं आ सकती। एंड इट्स नॉट एज सिंपल एज कि मैस और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन प्रिसाइज हुई और इंसान वजूद में आ गया। इसके दरमियान पूरी की पूरी एक चेन ऑफ कोजैलिटीज है, पूरी की पूरी चेन है जिसके अंदर कार्बन्स हैं, जिसके अंदर इवन हमारे एटम्स हैं, और उन एटम्स की फाइन ट्यूनिंग के लिए जो हमें ऊपर जो हमारे जो हमारे मोलेकुलर जो बॉन्ड्स हैं उसके लिए भी हमें प्रोसेस खला में चाहिए और उनके लिए हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। सो देयर इज अ ह्यूज एपरेटस जिसमें से कोई भी चीज अपनी जगह से अगर हिल जाती है देन यू एंड आई विल नॉट एग्जिस्ट हियर। सो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये कायनात की तख्लीक की नहीं है, बल्कि कायनात के अंदर जिंदगी को अकोमोडेट करने के लिए जो मैस और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है ये उसकी है। वेदर कायनात एक दफा ही बनी है या ये कायनात बार बार बनती आ रही है, this does not defeat the original argument। वो अपनी जगह पे एक सेपरेट चीज खड़ी हुई है क्योंकि इनका आपस में ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक मिनट के लिए अगर हम मान भी लें कि ये कायनात बार बार वजूद में आ रही है, तो फिर भी कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट अपनी जगह पे वैलिड है बिकॉज उसके बार बार में वजूद में आने के लिए जरूरी है कि वो एक बार वजूद में ना हो और फिर वो वजूद में आए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिक्लिक। तो इसी वजह से इसके कहा जाता है कि इसमें साइकिल है। सो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट नहीं क्या कैसर कहता भाई, है आप कि माजरत हर के वो साथ कहूँगा, चीज आप गलत कह जो रहे हैं ये, एग्जिस्ट जो कि वो दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज एंड यूनिवर्स began to exist, whether वो पहली दफा था या वो दोबारा बाउंस बैक कर रहा था, it doesn't matter, it began to exist, therefore it has a cause। इससे आपके आर्गुमेंट माजरत के पे साथ कोई कहूँगा फर्क नहीं कैसर भाई, पड़ता। आप गलत बोल रहे हैं, माजरत के साथ श्योर, कहूँगा। करेक्ट कीजिए ठीक मुझे। है, और मैं हाँ बताता हूँ आपको क्या क्या आपने गलत पॉइंट्स रखे हैं, ठीक है? पहली चीज़ तो ये है कि वो प्रोबेबिलिटी जो आप दो हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, जो प्रोबेबिलिटीज वर्सेस जो सिक्लिक यूनिवर्स, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि सिक्लिक यूनिवर्स जो भी हो, अगर फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज रखी गई हैं, अ, उसका मैं आपको ये बताया कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बिल्कुल नहीं बताया गया। हो सकता है कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी वजूद में आने की ऑलमोस्ट 1 हो बेसिकली, आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसके पीछे क्या रहा है, ये कोई नहीं आइडिया है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक मिसाल दी थी
एक डाइस की, राइट? आपने एक कोई डाइस देखा, जमीन पड़ा, आपको नहीं मालूम कि ये क्या है, राइट? सिर्फ आप एक देख रहे हो उस पे 6 नंबर, आपको ये नहीं मालूम कि इसमें 6 नंबर अगर है, आपने किसी तरह देख भी लिया कि उसके आसपास 5 है, 4 है, 3, 2, 1 है, सारे नंबर से, आप ये नहीं कह सकते कि उसमें जो है 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 है। यू कैन नॉट टेल दैट अनलेस अंटिल यू हैव एविडेंस, यू हैव लिफ्टेड दैट डाइस एंड ट्राइड इट मल्टीपल टाइम्स, राइट? हमारे पास एक ही यूनिवर्स है, वजूद में आया हुआ एक ही यूनिवर्स है जिसको हम देख रहे हैं, राइट? पर तो ये ये बात मेरा दोबारा कहना से है उसमें। कहिएगा। अगर मैं आपकी बात मैं वांट टू स्टील मैन योर आर्गुमेंट, क्या आप ये कह रहे हैं कि एक डाइस है जिसके ऊपर 1 से 6 हर साइड पे उसके नंबर लिखे हुए हैं, सो किसी साइड पे 1, किसी पे 2, किसी पे 3, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके अगर आप उसके रैंडमली रोल करते हैं तो उसके नहीं हमें नहीं, मैं नहीं ये नहीं पता कह कि रहा हूँ, उसके चांसेस 1 मैं ये आने नहीं के कह रहा 1 हूँ, इन सॉरी 6। सॉरी सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप रास्ते पे जा रहे हैं, मान लें आप बीच पे जा रहे हैं किसी, राइट? आप बीच पे जा रहे हैं, आपको एक रेत के अंदर एक रेत के ऊपर एक डाइस दिख रहा है, राइट? उसका आपको ओके। सिर्फ एक फेस नजर आ रहा है, 6। आपने उसको हुँ, तहकीक किया, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं बस, लेकिन आपने तहकीक किया कि सीम्स अपीयर्स लाइक अ डाइस, सो इट हैज हुँ, नंबर 5 अराउंड 6, 4, 5, 3, 4, 5 व्हाटएवर, राइट? 3, 2, 1, ये सारे नंबर्स आपको दिख ओके। रहे हैं। अब आप उस डाइस को ना उठा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बट यू कांट अज्यूम एट दैट पॉइंट कि इस डाइस में हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। यू जस्ट कांट अज्यूम दैट, राइट? बिकॉज यू आपने उस डाइस को रोल नहीं किया है एक भी बार। अनलेस अंटिल ओह! यू रोल बिल्कुल। दैट डाइस फ्यू नंबर ऑफ टाइम्स, यू वोंट बी एबल टू असर्टेन द प्रोबेबिलिटीज। ये मेरा कहने का मतलब है इसका। श्योर। और अबुल मारी साहब, ये पहली दफ़ा हम ये आर्गुमेंट नहीं सुन रहे हैं एंड आई सस्पेक्ट कि आखिरी बार भी नहीं सुनेंगे, बट देयर इज़ अ क्रिटिकल फ्लो इनटू दैट। और वो ये है कि अगर आप रैंडमली किसी गली में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं और एक डाइस आपको मिला और आप कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि ये ऐसा ही हो? वेल, वी डोंट नो कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी ही हो। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो कि वो नंबर आ जाए जो आपको सामने नज़र आ रहा है। बट द प्रॉब्लम विद दिस आर्गुमेंट इज़ कि वो एक बेमानी चीज़ है जिसका कोई मकसद नहीं है। इफ यू से कि कायनात ऐसी है कि इसका कोई मकसद नहीं है, इफ यू से कि कायनात के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं मैस और एनर्जी की वो ऐसी हैं कि उससे उसका ये एक मकसद ये नहीं है कि उससे इंसान की ज़िंदगी वजूद में आ सके, या एटलीस्ट उसका ये एक रिजल्ट नहीं है, तो फिर एक डिफरेंट आर्गुमेंट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप एक लायानी चीज़, बेमानी चीज़ जिसका कोई मकसद नहीं है, उससे एक एग्ज़ाम्पल डिराइव करके आप उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं एक ऐसी चीज़ पे जो कि अपने अंदर डिज़ाइन भी रखती है और मकसद भी रखता है। सो व्हाई नॉट हैव अ बेटर एग्ज़ाम्पल कि कोई आप एक ऐसी चीज़ देखें कि जिसका आपको मकसद पता है। हाउ अबाउट अ चेयर, कैसर एक भाई, एक मिनट कुर्सी। इंटरजेक्ट ये करूंगा आपको, मैं हाँ? मैं अगर अपनी बात पूरी कर लूँ कि अगर आप एक रास्ते में जा रहे हैं और आपको एक कुर्सी नज़र आए एंड यू थिंक यू नो व्हाट, आई डोंट नो कि ये कुर्सी रैंडमली क्या हवा चली होगी दरख्तों की और टहनियाँ खुद ही टूट-फूट के यहाँ पे आके आ गई होंगी, और समहाउ कीलें भी पता नहीं कैसे वजूद में आ गई होंगी। गॉड इज़ नॉट नीडेड, एन इंजीनियर इज़ नॉट नीडेड, एक बढ़ई कारपेंटर की ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट आर द चांसेस कि ये इसके पीछे कोई क्रिएटर होगा? वुड यू थिंक दैट, और वुड यू थिंक बड़ी केयरफुली क्राफ्टेड चीज़ that it has to have a designer, and you know this because you know that chair has a purpose, just like the universe does. कैसर भाई, इसमें आपकी आर्गुमेंट में फ्लॉज हैं, मैं बताता हूँ आपको। अब मैं 2 मिनट ले लूँ? मैं एक चीज मेरा जो आर्ग्यूमेंट पीछे रह गया था, मैं जरा सा उसको भी उस पर भी बात करना चाहूंगा। वो बीच में बात रह गई थी और बात काफी दूर निकल जाएगी। वो जो इन्होंने कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के ऊपर ऑब्जेक्शन किया था, तो वहां असल में बात रुक गई थी मैं और इसके मैं उसका बारे जवाब देना चाह रहा था। जी, तो और बात में चूंकि क्लियर जी, जी, कैसर आप भाई आप ने भी कैरी ऑन। उसी से मिलती जुलती जी कैसर भाई ने भी चूंकि उसी से मिलती जुलती बात की है कि चेयर खुद से नहीं बनी, कोई ना कोई बनाने वाला होगा, उसका कोई उसकी उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इसलिए मैंने यहाँ सोचा कि मैं उसको कैरी ऑन करूं डिस्कशन को। वो ये है कि मैं आपने मुझसे ये कहा कि भाई आर्गुमेंट ऑफ इंडक्शन नहीं हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जो हमें पता ना हो लेकिन वो इटर्नल हो। तो मेरा आपसे उसके बारे में सवाल ये है कि वो जो चीज है जिसको आप इटर्नल मान के चल रहे हैं और जिसको अभी तक हम अभी डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, क्या उसका चले कोई कॉज तो नहीं है, लेकिन क्या वो किसी दूसरे का कॉज बन सकती है? हाँ, क्यों नहीं? अच्छा ठीक है। अच्छा, उसमें शऊर होगा या वो बेशऊर होगी? बेशऊर हो सकता है, शऊर बेशऊर। हो सकता हो बेशऊर हो। इस वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है। तो अब अगर वो हम दोनों पॉसिबिलिटीज पे बात करेंगे। नंबर 1, अगर वो इटर्नल है
और वो कॉज है और वो बेशऊर है, तो उसके जितने भी इफेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे इटर्नल होंगे, क्योंकि एक बेशऊर इटर्नल कॉज कभी इरादा कर ही नहीं सकता कि मुझे अब इस रिजल्ट को देना है और अब नहीं देना है। वो तो जब से है तब से उसका रिजल्ट होगा, और चूंकि वो इटर्नल है लिहाजा उसका इफेक्ट भी इटर्नल होगा। ठीक है, तो और इस तरीके से फिर इटर्नल चीजों की एक सीरीज बन जाएगी। तो एक चीज दुनिया में इटर्नल नहीं होगी बल्कि हर चीज इटर्नल होगी, जबकि हर चीज इटर्नल नहीं है। ठीक है, ये आपकी पहली पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर वो कॉज इटर्नल है और उसका कोई कॉज नहीं है और उसमें शुऊर है, तो भाई उसी को तो हम खुदा बोलते हैं। आप उसको खुदा नहीं कहना चाह रहे, आप ये कह रहे हैं कि वो एक बाशऊर कॉज है। उसकी आदत है कि ये किसी चीज को छोड़ता नहीं है, तो अब ये लगा हुआ है वहां, उनको कुछ और पता नहीं कह रहा है कि नहीं नहीं आप कह रहे हो, ये कह रहे हैं नहीं हो जाएगा जी, वो कह रही है कि बिल्कुल बस कैसर भाई, आया हुआ है तो सुना के जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि तौसीफ कैस, क्या उन्होंने फ्लाइट कैंसिल कैसर भाई आपकी आवाज आप म्यूट। कैसर भाई फोन पे है मेरे ख्याल से वो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम मैंने कैसर भाई सलाम को वरहमतुल्लाह। कैसर भाई का मैं माइक म्यूट कर देती हूँ, तो मैं हैंडल कर लेती हूँ स्ट्रीम को। मुफ्ती साहब बहुत जी। शुक्रिया। जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी अबुल मारवी साहब, तो दोनों पॉसिबिलिटीज का आपको जवाब दिया मैंने। हाँ नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उसका। आपने कहा जी। कि शऊर बेशऊर जो भी पॉसिबिलिटीज हैं दोनों, हम्म। और मैं कह सकता हूँ कि हाँ चलो मान फर्ज कर लीजिए कि दोनों ही पॉसिबल हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से नहीं, दोनों या में तो आप ये या फर्क तो नहीं वो, कर सकते। नहीं, या मैं तो बोल ये रहा हूँ या दोनों, तो वो। मैं कह रहा हूँ दोनों की पॉसिबिलिटीज है, मैं कह रहा हूँ ये मान हाँ लें, हाँ हाँ दोनों की पॉसिबिलिटीज है ये मान लें। हाँ हाँ, ठीक। और मैं ये कह रहा हूँ दोनों में आप अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि जो बेशऊर है वो भी अपना इफेक्ट दिखा रही है, और जो शऊर है वो भी अपना इफेक्ट दिखा रहा है। नहीं, तो फर्क है, आपने बिल्कुल फर्क है। जो बेशऊर है, सुनिए, जो बेशऊर है अगर वो अपना इफेक्ट दिखाएगा तो उसका इफेक्ट इटर्नल होगा, और वो नहीं, इटर्नल भी इटर्नल किसी क्यों ना होगा? किसी का कॉज होगा, फिर वो भी इटर्नल होगा। इस तरीके नहीं, से क्यों इटर्नल इटर्नल कॉज एंड होगा? इफेक्ट्स का एक सिलसिला चलेगा और हर इटर्नल चीज क्यों इटर्नल होगा? होगी। नहीं, क्यों होगा? आप मेरे को ये बताइए ना, इटर्नल क्यों होगा उसका कॉज? उसने तो अच्छा, मान आपने लीजिए, आप मैं अच्छा, एक एग्जांपल दे रहा मैं हूँ, एक मिनट, बताता हूँ, प्लीज 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 कि एक मैं एग्जांपल दे बताता दूंगा, हूँ फिर कि आप एक, बताइए इसको। मैं वही बता रहा हूँ, आपने सवाल किया, मेरा मैं सुन लीजिए। मैं बता रहा हूँ, आपने मैथ्स पढ़ी होगी आपकी जो भी स्कूल टाइम में, राइट? भाई मैं आपको उसका जवाब देता हूँ, आपने एक सवाल किया, मैं उसका जवाब दे देता मैं हूँ। आपको वो एक मिसाल दे जवाब, दूं, फिर आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो इटर्नल जो है वो नहीं होना चाहिए, उसमें कोई मसला ही नहीं, इटर्नल हो या ना हो वो, मतलब वो प्रोसेस इटर्नल हो सकती है, पर वो किसी भी रैंडम टाइम पे अगर वो कोई फ्लक्चुएशन करके या कोई भी जो भी प्रोसेस हो, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते क्या प्रोसेस है वो, राइट? पर वो जो भी प्रोसेस है, क्योंकि यही प्रोसेस जो है वो गॉड के इसमें भी है, गॉड के या जो भी खालिक कायनात है वो बात कहीं ना बात कहीं बहुत तो कुछ दूर ना जा कुछ तो रही है, सोचेगा, राइट? बात बहुत दूर चलिए जा आप रही है। बोलिए। आप या तो जवाब मुझे देने दें या फिर क्विकली मिसाल दें। आप बोल लीजिए। मैंने ये कहा कि अगर कॉज इटर्नल होगा तो इफेक्ट भी इटर्नल होगा, और ये उस सूरत में है जबकि कॉज में शुऊर ना हो। तो अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए जो इफेक्ट है वो इटर्नल ना हो बल्कि बाद में किसी वक्त वो इफेक्ट वजूद में आया, ठीक है, तो उसको वजूद में लाने के लिए किसी ना किसी यानी प्रेफरेंस, किसी ना किसी वजह की जरूरत है, और बेशऊर चीज के पास कोई वजह नहीं है सिवाय अपनी जात के, और उसकी जात इटर्नल है। मुझे बताइए उसके पास क्या वजह है, क्यों उसने उसी वक्त उसको वजूद बख्शा। नहीं मालूम ना, जैसे यूनिवर्स का हमें नहीं मालूम कि रैपिड एक्सपेंशन कैसे हुआ, अब उसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, तो यही चीज यहाँ वो पे भी आइडिया वही इसलिए स्कीम नहीं लागू है, होती वो आइडिया इसलिए नहीं है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। एक है। सिंपल सी, नहीं, यानी एक बिल्कुल पॉसिबल है ये। किसी को भी एक आम आदमी को भी ये मिसाल समझ में आ सकती है कि हम थोड़ी देर के लिए सूरज को अगर इटर्नल मान लें तो सूरज की रोशनी भी इटर्नल होगी, और अगर सूरज की रोशनी इटर्नल नहीं है तो हमें यह कहना पड़ेगा कि सूरज नहीं, ने आप टाइम में आपका किसी फ्लॉड वक्त जाकर, एग्जांपल बहुत सुन फ्लॉड है, लीजिए, बहुत सुन ज्यादा लीजिए, फ्लॉड है एग्जांपल, मैं बता रहा हूँ मैंने आपको। सिर्फ एग्जांपल दी है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, नहीं, कि सूरज तो अगर इटर्निटी हो ही नहीं सकता, वो तो जल के खत्म हो मैं, जाएगा ना। मेरे ख्याल से आप मुझे बोलने देंगे तो बात होगी, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मैंने सिर्फ हाइपोथेटिकली कहा है कि अगर सूरज को हम इटर्नल मान रहे हैं तो उसकी जो रोशनी है, जो उसका इफेक्ट है, वो भी इटर्नल होगा। अगर वो इटर्नल नहीं है तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि सूरज जो बेशऊर है उसने टाइम के किसी मरहले में जाकर ये इरादा किया कि अब मुझे रोशनी देनी चाहिए, तो फिर सूरज बेशऊर नहीं रहा, वो बाशऊर हो गया, जबकि हम सूरज को बेशऊर मान रहे हैं। जी
देखिए, मेरा मेरा ये प्रॉब्लम है, आपने ये दुनिया की चीज़ों के एग्जाम्पल जो हैं आउट, जो हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उस पे वो मिसालें लागू हो ही नहीं सकती, सीधी सी बात। क्योंकि वो मिसालें, ये जो टाइम बाउंड जो भी चीज़ें हैं वो पेरिश हो जाएंगी कभी ना कभी। जैसे आपने सन का एग्जाम्पल दिया या सूरज का एग्जाम्पल दिया, वो अप्लाई करता ही नहीं, वो एनोलॉजी ही गलत है। जो एनोलॉजी मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ, आपको एक मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, राइट, अपने हाई स्कूल में। तो हम एक कोऑर्डिनेट एक्सेस लेके चलते हैं और उस पे हम कहीं ना कहीं एक रैंडम जगह पे जीरो मान लेते हैं, राइट। अब उस पे अगर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जो भी है, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव इन्फिनिटी भी है, नेगेटिव इन्फिनिटी भी है, राइट। पर हम हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन जीरो मान लेते हैं, बिकॉज दैट सर्व्स अस। इस कायनात का जो वजूद है उसको हम मान लेते हैं कि वो कहीं से आया। अब उसके पीछे कोई कॉज अगर इन्फिनिटी तक जाता भी है, इटर्नल भी है, इट डजंट मैटर, बिकॉज एट एनी पॉइंट अगर वो कॉज कायनात को वजूद में लाता है तो वहां से हमारी कायनात शुरू हो जाती है। अब वो चाहे आप कह सकते हैं कि वो फिर तो कॉज आपने जो है वो हमारा मुकद्दमा शऊर तस्लीम वाला कर हो लिया या ना। बेशऊर हो, वो उससे कोई नहीं, फर्क आपने नहीं हमारा पड़ेगा। मुकद्दमा तस्लीम कर लिया कि इस कायनात को कोई ना कोई कॉज जो इन्फिनिट है वो वजूद में लाया है, राइट। नहीं, वही ये तो मैं बता रहा मुकद्दमा हूँ तो कि वो आपने तस्लीम शऊर कर बेशऊर वाला कोई भी हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, और ये तो मैं पहले ही अग्री कर चुका था आपसे। लिया। नहीं, इसमें प्रॉब्लम यही है कि आपको अगर वो बेशऊर है तो फिर किस पॉइंट पर जाकर उसने इरादा किया कि कायनात को वजूद में आना चाहिए। इसी को मैं एक अरबी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं और हो सकता है कि आपने कभी सुना हो, लेकिन मैं उसका तर्जुमा भी कर दूंगा। इसको बोलते हैं तरजीह बिला मुरज्जिह। आई डोंट नो इफ यू एवर हर्ड दिस टर्म। तरजीह बिला मुरज्जिह का मतलब यह है कि मसलन तराजू के दो पलड़े हैं और उसमें कुछ नहीं रखा हुआ, तो दोनों बराबर ही होंगे। लेकिन अगर एक झुक जाए और एक उठ जाए तो यह मानना पड़ेगा कि जो झुका है उसमें वजन ज्यादा है। दोनों पलड़ों में अगर वजन ना हो तो एक झुक नहीं सकता, दूसरा उठ नहीं सकता। इसी को कहते हैं कि बगैर किसी मुरज्जह के तरजीह देना, यानी वजनदार बना देना। तो अब अगर वो बेशऊर इन्फिनिट कॉज है और वो बगैर किसी इरादे के कायनात को वजूद बख्शे, तो इसी को तो तरजीह बिला मुरज्जह कहते हैं। तो फिर तराजू का पलड़ा भी बगैर वजन के झुकना चाहिए। मुफ्ती साहब, आपने जो एग्जांपल दिया वो क्वेश्चन ही लोडेड था कि कोई ना कोई इरादा किया होगा बेशऊर चीज ने। अब वो कोई बेशऊर अगर चीज है तो कोई इरादा कैसे कर सकती है? आपने ये एग्जैक्टली, इरादा दैट्स शायद द मेरे ख्याल पॉइंट कि आपने, वो बेशऊर, नहीं, जब मैं कह बेशऊर रहा हूँ कि इरादा ही वो नहीं कर इरादा, सकता तो फिर नहीं, वो पर कायनात को वजूद में भी नहीं ला सकता। दैट इज द पॉइंट। नहीं, पॉइंट ये नहीं है कि वो इरादा हम जो एसोसिएट करते हैं वो माइंड्स के साथ कर सकते हैं, राइट। और माइंड्स किसके पास होते हैं? जिनके पास ब्रेन्स होते हैं, राइट। तो अगर आप ये ये मानने को तैयार हैं कि ये अल्लाह के ये पास ये ब्रेन्स हैं, आपने माइंड अब ब्रेन आप में, मुझे तो कह रहे हैं कि मैं सूरज को की मिसाल दे रहा हूं और उसको हम यानी टाइम बाउंड जैसी चीजें समझ रहे हैं, और खुद आप मिसाल दे रहे हैं इंसान की कि जिसके पास ब्रेन है और उस ब्रेन के जरिए वो इरादा करता है। नहीं, तो ये तो गिवन है ना गोया कि कि कोई खुदा को इरादा, आपने इंसान जैसा समझ लिया कि अगर उसके ये पास शऊर और इरादा है तो उसके पास भी ब्रेन होना चाहिए। ये कोई जरूरी तो नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है, पर इरादा कौन करता है? इंसान ही करते हैं इरादा, राइट, जिनके पास ब्रेन्स होते हैं, राइट। इसलिए कि हमारे पास लिमिटेड पावर्स हैं, तो हमें कुछ ना कुछ वसाइल और अगर कोई जराए चाहिए कॉजेलिटी, किसी भी काम अगर को कोई, करने के लिए। जिस 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 जात को हम कायनात का खालिक मान रहे हैं उसके पास तो अनलिमिटेड पावर है। जब भी कायनात जैसी चीज उसने बना दी, उसको नहीं, भी पर आप क्या ये, वसाइल के ऊपर डिपेंडेंट मानेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको आपने एंथ्रोपोमॉर्फाइज कर दिया है बेसिकली, है ना। उसका वो इरादा करता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वही कोई प्रोसेस हो, जो प्रोसेस ने कॉज एंड इफेक्ट वाला उसमें वो हो, प्रॉपर्टी हो, बस। दैट्स अबाउट इट। ना इससे ज्यादा ना इससे कम। मेरे ख्याल से इसमें बार बार मैं एक ही बात कहूंगा तो कोई फायदा नहीं है। मेरी तरफ से तो आर्ग्यूमेंट मुकम्मल हो गया है और आपके ऊपर अब ये जिम्मेदारी है कि आप ये साबित करें, और जरूरी नहीं है कि आज ही करें, कल भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कि वो कॉज के जो इन्फिनिट है, कि जिसने इस कायनात को वजूद बख्शा है, वो बगैर शऊर के भी इस कायनात को शऊर वजूद बख्श सकता है, और कायनात का फिर इन्फिनिट और इटर्नल होना जरूरी नहीं है। और आपको यह साबित करना पड़ेगा कि बेशऊर इटर्नल कॉज का जो इफेक्ट होगा वो उसका इटर्नल होना जरूरी नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो इतनी सारी मिसालों से साबित कर चुका। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, शऊर करने के लिए जो है वो ब्रेन होने चाहिए, तो क्या आप खुदा को इंसान समझ रहे हैं, जबकि इंसान के पास लिमिटेड पावर्स है और खुदा के पास अनलिमिटेड पावर्स है?
मुफ्ती साहब, यहाँ पे हम दोनों लेवल प्लेइंग फील्ड पे हैं ना। मेरे पास मैं सबूत दे सकता हूँ कि कोई खुदा या कोई कॉन्शियस बीइंग नहीं हो सकता, और नहीं नो, आप इट दलाइल दे डिपेंड्स, सकते हैं, नहीं इट आप डिपेंड्स दलाइल के दे सकते सबूत हैं से कि मुराद कोई क्या है। चोर अगर सबूत से और मुराद ये है कि कोई मिसाल दें, तो मैंने आपसे किसी मिसाल, यानी कोई आप मुझे कोई चीज दिखाएं ऐसी, तो मैंने उसका मुतालबा नहीं किया। आप अकली तौर पर, फिलोसॉफिकली, आप लॉजिकली, रैशनली बताइए कि कोई ऐसी चीज मुमकिन है। मैंने तो जितनी बातें की हैं सारी रैशनली की हैं। नहीं, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि ये जो आपने कोई उसकी आर्गुमेंट अगेंस्ट दी ही नहीं है कि वो बिना शऊर के कोई चीज, इस तरह की चीज रिक्वेस्ट है यूनिवर्स अब्दुल को। मारी साहब, रिक्वेस्ट है, अब कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। 40 मिनट्स हो गए, बाकी कॉलर्स भी वेट करें। मुफ्ती साहब, इनसे जरा कंक्लूजन ले लीजिए प्लीज। मैं तो मेरे कंक्लूड हिसाब कर से चुका हूं अपना आर्ग्यूमेंट। मैं पहले ही कह मेरे चुका कि हिसाब से मेरी बात मुकम्मल हो चुकी है। अब वो इनकी जिम्मेदारी है कि इसका रिबटल कभी भी करें। मैं बहुत सी बातें हम अपनी ऑडियंस के लिए भी कहते हैं, तो हो सकता है कि मेरी बात जो है वो ऑडियंस को समझ में आई हो। आई हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड। ठीक है, चलिए मैं भी ये जबरदस्त। कह सकता हूँ कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे हैं यहाँ पे, ना आप इसका दलील दे सकते हैं ना मैं दे सकता हूँ। ठीक ठीक है, है, चलिए मुफ्ती साहब आपको इस बात का जवाब दे देंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल मारी साहब। मुफ्ती साहब, इनकी चलिए, बात पर थैंक यू रिस्पॉन्ड वेरी मच। करना चलिए है कैसर आपने? भाई, मुफ्ती साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू। जी। मुफ्ती साहब, इनके कैस इनकी क्लेम अ, पर कुछ आप मेरा लेवल प्लेइंग फील्ड तक कुछ कह रहे हैं, ये क्या नहीं नहीं, आर्गुमेंट? उसको उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। ऑडियंस हमारे सुन रहे हैं। एक ठीक। चीज जो है वो लॉजिकली और रैशनली हम साबित कर चुके हैं कि एक बेशऊर इटर्नल कॉज का जो इफेक्ट होगा वो भी इटर्नल होगा। अगर वो इटर्नल नहीं है तो ये मानना पड़ेगा कि वो कॉज बेशऊर नहीं है, बाशऊर है। सिंपल सी बात है, हर एक बच्चा इसको समझ सकता है।